हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब ऑब्वियसली इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे फोरामेन मैग्नम मतलब कि हेड, ये हेड है, ठीक है। हेड के या क्रेनियम के बीच में एक फोरामेन है या एक होल है जिसमें से कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और फिर ये डिस्पर्स हो जाती है कॉर्डा इक्विना या हॉर्स टेल इस तरह से, ठीक है। और ये पूरा जो है ये अलग अलग इस तरह से ब्रांचेस देती हैं, ठीक। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और आपकी पूरी बॉडी को, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी तरीके की इंजरी होती है जिसकी वजह से किसी भी तरीके का नर्वस डैमेज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, फंक्शन का लॉस हो रहा है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के तौर पर मानते हैं। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकती है? पहली चीज़, रोड ट्रैफिक, कोई भी तरीके का सोच लीजिए आप, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बुलेट वूंड, स्टैब वूंड, ठीक है, गिर गया, जोर से झटका लग गया, बहुत ज़्यादा हाइट से गिर गया, खेल रहे थे और हेड पे गिर गए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, फुटबॉल में ज़्यादातर होता है, फुटबॉल या हॉकी में, कि कोई प्लेयर खेल रहा था, ठीक है, जगल कर रहे थे, 1-on-1 कॉलिजन हुआ, गिरे और हेड ट्विस्ट हो गया, ठीक। तो उस केस में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिलती है। शॉक लग गया बहुत ज़्यादा, शॉक मतलब ऐसे वाला शॉक नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। बॉडी आपकी, कुछ एक्सीडेंट हुआ एकदम से, पूरी मिडिल बॉडी जो है वो एकदम से ट्विस्ट हो गई, तो उस केस में हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा हाइट से गिरने पर। तो इस तरीके के कॉज हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, इस तरीके से हो सकते हैं। और भी वेरियस कॉज हो सकते हैं जो कि इसमें लिस्टेड नहीं होंगे। अब इसके टाइप्स या फिर इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को सबसे पहले मेजॉरिटी में दो तरीके से क्लासिफाई करते हो, विच इज व्हाट, आपकी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब कि परमानेंट डैमेज, इनकम्प्लीट मतलब थोड़ा सा पार्ट डैमेज हुआ। अब कंप्लीट में भी दो टाइप्स आते हैं, पहला टेट्राप्लेजिया, टेट्रा 4, ठीक है, चारों के चारों लिम्स गए, ठीक। पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया की कोई याद रखेंगे, पैरों से, जो पैरों में लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोटर रिस्पॉन्स होता है, दैट इज पैराप्लीजिया, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। सो कंप्लीट इंजरी के दो टाइप्स हैं, एक तो टेट्राप्लीजिया, टेट्रा मतलब 4, तो चारों लिम्स गए, ठीक है, एंड पैराप्लीजिया दोनों पैर गए, ठीक। ये कंप्लीट इंजरी हो गई। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? इनकम्प्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड के जितने टाइप्स हैं, ये जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सब में एक सिंगल टाइप से इंजरी अगर होती है तो उसको इनकम्प्लीट इंजरी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि, या आपने पढ़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड के डाइसेक्शन में, ठीक है, कि इस तरीके से डाइसेक्शन अगर आप करेंगे तो ये सेंट्रल कॉर्ड है, एंटीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो अगर सेंट्रल कॉर्ड में इंजरी हो रही है सिर्फ, बाकी जगह नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। अगर एंटीरियर में हो रही है तो क्या होगा? एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है। अगर पोस्टीरियर में हो रही है तो पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, अगर लेटरल में हो रही है तो ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, ठीक है। हेमी सेक्शन होता है एक साइड का, तो दैट इज ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम। कॉर्डा इक्वाइना मतलब कि ये जो हॉस्टेल में हो रही है तो कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। कोनस मेडुलैरिस यहाँ पर आकर के एक इस तरीके का कोन टाइप का बनाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अगर उस पे इंजरी हो रही है तो दैट इज कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम। तो ये कितने तरह के हो गए? चार कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल, ये चार याद हो गए, ठीक है। फिर दो और कौन से हो गए? कॉर्डा इक्वाइना एंड कोनस मेडुलैरिस। टोटल 6 इनकम्प्लीट के टाइप्स हो गए। और कंप्लीट के कितने थे? 2 टाइप्स थे, ठीक है। अब हम इन टाइप्स को या इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर हम कंप्लीट के टाइप्स देखें तो टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया में क्या होगा, या इंजरी कहाँ होगी? T1 से ऊपर अगर इंजरी हो रही है, ठीक है, C1 to C8 के लेवल पे या सेक्शंस पे अगर इंजरी हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को टेट्राप्लेजिया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये रीजन है ना, ये रीजन नीचे भी जा रहा है सप्लाई करने और अपर लिम्ब को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपके दोनों अपर लिम्ब
और दोनों नीचे लोअर लिम्ब, चारों के चारों इफेक्ट होंगे। तो टेट्राप्लीजिया कब होता है? जब T1 के लेवल से ऊपर इंजरी हो, मतलब C1 to C8 के लेवल पर इंजरी हो। ठीक है, इसमें ऑल 4 लिम्ब्स, चारों लिम्ब्स का पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस, पैराप्लीजिया, ठीक है, पैरासिस, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि इंजरी कितनी सीवियर थी। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराप्लीजिया पे। ठीक है, अगर हमने ये T1 से ऊपर हमने देखा टेट्राप्लीजिया हो रहा है, T1 से नीचे अगर रहता है अप टू लेवल L5। वाई L5? क्योंकि उसके बाद तो फिर ये आ जाएगा ना, उसके बाद तो ये पार्ट्स आ जाएंगे, तो अप टू L5। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म होती है हमारी, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो T1 से L5 के लेवल तक अगर इंजरी हो रही है तो पैराप्लीजिया हो सकता है। पैराप्लीजिया के भी 2 टाइप हैं, एक तो इनकम्प्लीट पैराप्लीजिया और एक कंप्लीट पैराप्लीजिया। ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब कि क्या होता है कि टेम्पररी लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन है। ठीक है, पैरासिस है तो वो इनकम्प्लीट। लेकिन कंप्लीट मतलब कि परमानेंट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन हो चुका है। उसमें इस केस में क्या होगा कि बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी, आर्म्स और हैंड्स या अपर लिम्स को कुछ हद तक या बहुत हद तक पेशेंट यूज कर सकता है, इंटैक्ट रहेगा उसका फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट इंजरी पे। ठीक है, इनकम्प्लीट इंजरी के हमने 6 टाइप्स पढ़े थे। क्या क्या थे? सेंट्रल कॉर्ड, एंटीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड या फिर ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम, कॉनस मेडुलारिस एंड कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल कॉर्ड। देखिए, अगर सेंट्रल कॉर्ड, और वो भी कहाँ पर स्पेसिफिकली, सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सर्वाइकल रीजन में सेंट्रल कॉर्ड का अगर इंजरी हो जाती है या इडिमा हो जाता है तो उसको सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या कंप्लेंट्स मिलेंगी, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने मिलेंगे? देखिए, अपर लिम्ब में मोटर लॉस देखने मिलता है। ठीक है, और वेरिड सेंसरी लॉस देखने मिलता है अपर लिम्ब में ही, लोअर लिम्ब में नहीं। ठीक है, अपर लिम्ब में ही, क्योंकि सर्वाइकल रीजन में सेंट्रल कॉर्ड में हो रहा है, इसीलिए अपर लिम्ब में आपको मोटर लॉस मिलेगा और थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप का सेंसरी लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, या फिर इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ये किस किस वजह से हो सकता है? फ्रैक्चर हो गया या डिसलोकेशन हो गया वर्टिब्रा का। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारी बैक है, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है, तो हमारी जो वर्टिब्रा है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है और इसमें से जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कभी इंजरी होती है तो जनरली सबसे पहले पोस्टीरियर कॉर्ड पे होती है। एंटीरियर साइड पे इंजरी होने के लिए क्या होगा, अगर तो फ्रैक्चर हो गया तो एंटीरियर साइड पे इम्पिंज कर सकता है। कहाँ पर इम्पिंज कर सकता है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पे। ठीक है, या फिर डिसलोकेशन हो गया तो वो आगे को खिसक आया, वो उस केस में भी आपके एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पे इम्पिंज करेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अगर डायरेक्ट पीछे से ही ब्लंट इंजरी हो रही है तब इस केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगे? क्योंकि एंटीरियर कॉर्ड है, ठीक है, तो पेन, टेम्परेचर और मोटर फंक्शन। अब पेन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको नीचे बताती हूँ। यहाँ पे मोटर फंक्शन क्यों? क्योंकि एंटीरियर कॉर्ड से हमारा मोटर पाथवे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग पाथवे ट्रेवल करते हैं एंटीरियर कॉर्ड से। सो मोटर फंक्शन जो है आपका इफेक्ट होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी एंटीरियर कॉर्ड में। वहीं पोस्टीरियर कॉर्ड में हमें पता है, डॉर्सल कॉर्ड में हमारे क्या कहते हैं, सेंसरी या फिर असेंडिंग पाथवेज ट्रेवल करते हैं। तो हमारा क्या होगा? लॉस ऑफ जितने भी सेंसेशन है उसका लॉस हो जाएगा, या फिर जो आपके डीप टेंडन का रिफ्लेक्सेस है वो रिफ्लेक्सेस ए रिफ्लेक्सिया में चला जाएगा, डिमिनिश हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर साइड से मान लीजिए कि कोई स्टैब वूंड है या कोई गन शॉट वूंड है या इंजरी हुई, कुछ भी ट्रॉमा हुआ और पोस्टीरियर साइड पे हुआ लेकिन फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ या डिसलोकेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में पोस्टीरियर साइड की इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ब्राउन सिक्वार्ड या लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम पे। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये अगर है तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक, एक साइड हेमी सेक्शन में इंजरी हो जाती है।
अब उस केस में क्या होगा कि आधा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज्ड है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है, चाहे मिसाइल या नाइफ या किसी भी साइड से अगर इंजरी हो तो किसी भी वजह से। अब सेम साइड की, ठीक है, अगर इस साइड हो तो सेम साइड की पैरासिस हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंजरी की सिवियरिटी, ठीक है। अब इसमें ये दो चीजें देखने लायक है, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इप्सिलेटरल लॉस कैसे, क्योंकि यहाँ से सेम हाइट से ये तीनों पाथवे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कौन से पाथवे से, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये जो है सीधे सीधे ऊपर जाता है, ओके, तो इसीलिए इप्सिलेटरल होगा। लेकिन पेन और टेम्परेचर जो है, जो कि हमने यहाँ पर भी एंटीरियर कॉर्ड में पढ़ा, तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड से एंटीरियर कॉर्ड में कैसे ट्रैवल हो गया। क्या होता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पेन और टेम्परेचर क्रॉस कर जाते हैं 2 लेवल या 1 से 2 लेवल ऊपर पे और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाकर के ऊपर असेंडिंग ट्रैक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेन और टेम्परेचर, क्या होगा, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू चला जाएगा कॉन्ट्रालेटरल साइड से। वहीं पर जो पीछे की साइड से ही जा रहा था हमारा टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन, दैट ट्रेवल्स थ्रू व्हाट, हमारा डॉर्सल लेमिनिस्कस पाथवे, ठीक है, डॉर्सल पाथवे या मीडियन लेमिनिस्कस पाथवे आप इसको बोल सकते हैं। तो उससे इप्सिलेटरली ट्रैवल करते हैं, इसी वजह से इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन होता है, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होता है, वो भी 1 से 2 लेवल डाउन के एरिया में, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉनस मेडुलरिस, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आई, यहाँ पे एक इस तरीके का कौन सा शेप बना और फिर ये हॉर्स टेल बन जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। तो ये जो हमारा कोन बनता है, इसके ऊपर अगर इंजरी हो जाती है मेडुलरी कोन पे, तो उसको कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये ब्लैडर और बावल के बहुत ज़्यादा पास में है और उसको सप्लाई करता है, इसीलिए बावल और ब्लैडर डिस्फंक्शन देखने मिलता है। लोअर लिम्ब की फ्लैसिडिटी या वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मेजर इसका कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, आपको इसमें देखने को मिल सकता है ना। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन इसमें देखने मिलेगा। लेकिन वहीं पे कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम में भी ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, ब्लैडर बावल डिस्फंक्शन हो जाए, लेकिन ये चीज इसमें देखने नहीं मिलती। सेक्सुअल फंक्शन कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम में इंटैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पेल्विक एरिया के नीचे से ये डिवाइड होता है, मतलब कि जो एरिया या जो नर्व्स आपके सेक्सुअल पार्ट्स को सप्लाई करती है उसके नीचे से डिवाइड होता है, इसीलिए सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी में, ठीक है, जिसके अलग अलग फेजेस होते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंजरी हुई, जैसे ही इंजरी हुई, चाहे वो बुलेट वूंड हो, चाहे लेसरेशन हो, चाहे कंप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, दैट इज आर प्राइमरी इंजरी। जो ट्रॉमा हुआ है वो प्राइमरी इंजरी है, ठीक है। लेकिन अब उसके रिस्पॉन्स में एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स या फिनोमेना चालू होता है जो कॉज करता है हमारी सेकेंडरी इंजरी, ठीक है। जो भी एक्सोनल डाइबैक और डिजनरेशन चालू होती है, दैट इज सेकेंडरी इंजरी। उसकी जो फिजियोलॉजी है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा जो इम्पैक्ट या ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी कोई ना कोई आर्टरी कंप्रेस हुई या डैमेज हुआ, स्पाइनल इस्कीमिया चालू होता है। इस्कीमिया इज व्हाट? ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद वहां पर एडिमा होना चालू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वहां पर सब्सटेंस पी वगैरह सब आने लगते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आने लगते हैं। इसके बाद क्या होगा, हमारी ग्लूटामेट की एक्साइटेबिलिटी या एक्साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे ग्लूटामेट के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉस्फोराइलेशन चालू हो जाता है, ठीक है। जब फॉस्फोराइलेशन चालू हो जाएगा तो ये एक लूप है, ठीक है। पहले क्या हुआ, इडीमा हुआ, इडीमा की वजह से ये सब हुआ और उसकी वजह से वापस से इन्फ्लामेशन हुई। इन्फ्लामेशन जितनी होगी उसके बाद फिर से इडीमा होगा, फिर से एक्साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ेगी, फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा और बढ़ाएगा। तो ये एक नेगेटिव लूप है जो कि चलता जाएगा। फिर न्यूरो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर अभी तक तो क्या हुआ था,
इस्कीमिया, वहाँ पर नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, मतलब कि सेल्स की डेथ होनी चालू हो जाती है। ठीक है, जब डेथ होनी चालू हो जाती है सेल्स की, तो पहले तो मान लीजिए कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, इस एरिया में हमको इंजरी हुई तो इसी एरिया में डेथ चालू हुई, फिर धीरे धीरे वो कैस्केड, ठीक है, पेनम्ब्रा में एक्सपैंड करता है, जैसे कि हमने स्ट्रोक में पढ़ा था। ठीक है, तो वो डेथ जो है या वो जो डिजनरेशन है वो पेनम्ब्रा में एक्सपैंड करने लगता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या होगा, अक्यूट एक्सोनल डिजनरेशन होती है, एक्सॉन्स की डिजनरेशन होनी चालू हो जाएगी, डीमाइलिनेशन होनी चालू हो जाएगी और रीमॉडलिंग चालू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद 3 प्रोसेस फॉलो होते हैं, इन तीनों में से आइदर एक प्रोसेस भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं या तीनों भी हो सकते हैं, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। पहला एक्सोनल डाइबैक, जिसको कि हम रेट्रोग्रेड डिजनरेशन भी पढ़ते हैं। देखिए, जब भी नेक्रोसिस होता है न्यूरॉन्स का, उसके बाद 2 तरह से डिजनरेशन होता है न्यूरोनल इंजरी के बाद। जब आपने न्यूरोप्रैक्सिया या ये सब पढ़ा होगा, न्यूरोटोमेसिस, एक्सोनोटोमेसिस, तो आपने पढ़ा होगा डिजनरेशन के बारे में। ठीक है, तो 2 तरह से होता है, पहला आपका रेट्रोग्रेड डिजनरेशन, दूसरा एंटीरियोग्रेड डिजनरेशन, जिसको कि वॉलेरियन डिजनरेशन भी बोलते हैं। तो या तो रेट्रोग्रेड डिजनरेशन हो सकता है, वॉलेरियन डिजनरेशन हो सकता है, या फिर वहां पर इसके बाद क्या होता है, ग्लायल स्कार की फॉर्मेशन होने लगती है। अब जब ग्लायल स्कार बनता है तो आपका वो जो न्यूरोनल टिश्यू है जिसमें कि स्कार फॉर्मेशन हो गई है, वो एक्टिव नहीं रहता, वो फंक्शनल नहीं रहता, वो अब स्टिमुलस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम होता है या जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी इंजरी के तहत। प्राइमरी इंजरी होगा, उसके रिस्पॉन्स में ये सब होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है या कभी भी आपको समझना है तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, उतना ही पैथोफिजियोलॉजी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, उसके बाद का पूरा प्रोसेस भी आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली पढ़े हैं, बट जनरली कॉमन क्या क्या होता है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक में हमेशा क्या होगा, फ्लैसिडिटी। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, मतलब कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकती है, पेन, ऑब्वियसली इंजरी हुई है पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस को लेकर के हाइपर सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट, इजीली एग्रावेटेड, एनोइंग। ठीक, मसल स्पाज्म आ सकते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, रिफ्लेक्सेस, ये सब हमने देखा ही था होगा। ब्लैडर एंड बॉवल डिस्फंक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंजरी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है जो कि हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, नमनेस हो सकती है, ठीक है, वीकनेस हो सकता है, पैरासिस हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये तरह के आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं। अब असेसमेंट किस तरीके से करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, देखिए असेसमेंट आप नहीं करते हैं बेसिकली। अगर किसी भी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वो ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर से असेस्ड होकर या हॉस्पिटल से असेस होकर ही आता है आपके पास। ठीक है, बट बेसिकली असेसमेंट एक्सरे से, सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू किया जाता है डैमेज देखने के लिए। ठीक है, आप क्या चेक करते हैं, आप स्केल्स या फिजियोथेरेपिटिक टूल्स लगाते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, सम ऑफ देम आई हैव मेंशन, जैसे कि एशिया इम्पेयरमेंट स्केल, ये स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए लगाया जाता है, एंड देन फ्रिंकल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये दोनों स्केल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की असेसमेंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसमें पढ़ा कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसी के आगे हम कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। जैसे कि ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस पे हाइपर सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, रीनल डिजीज हो सकता है। अब रीनल डिजीज या किडनी डिजीज क्यों हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर और बॉवल डिस्फंक्शन है, उस वजह से क्या होगा, यूरिन रिटेंशन होगा या हाइपर यूरिनेशन होगा, उसकी वजह से आपको किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है, डीवीटी हो सकता है, क्यों, क्योंकि पेशेंट मूव नहीं कर रहा है, इस वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई भी एरोबिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, इस वजह से ब्रीदिंग इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि मोटर एक्टिविटी नहीं है। प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, सेम वही, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट बेड रिडन है, उसकी वजह से प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। वही हमने पढ़ा ब्लैडर बॉवल डिस्फंक्शन, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई भी हो सकते हैं, क्योंकि कैथेटर्स भी अप्लाई किए जाते हैं एससीआई के पेशेंट्स को।
नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। देखिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ न्यूरोनल कंडीशंस या ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशंस की मैनेजमेंट मोर और लेस सिमिलर होती है, जो कि हमने स्ट्रोक में पढ़ी है पीछे। ठीक है, तो आप यू कैन गो बैक टू द स्ट्रोक पार्ट एंड रीलर्न इट। तो अक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज, इसमें ये पार्ट जो है वो डिफरेंट रहेगा आपका स्ट्रोक से। अक्यूट फेज में हम लोग ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, ठीक है, स्लिंग्स, ट्रैक्शंस, फ्रेम्स, इनका यूज करते हैं। स्पेसिफिकली एससीआई के पार्ट में ग्लिसन्स, स्लिंग, हैलो जो हमने पढ़ा था कि फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, हैलो, ट्रैक्शन, ऑर्थोसिस और स्क्राइकर स्पाइनल फ्रेम का यूज किया जाता है। इन 3 शब्दों को याद रखिएगा जब भी एग्जाम लिखते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो ये 3 स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या हेड इंजरी के पेशेंट्स में यूज किया जाता है अक्यूट में। ठीक है, देन क्रॉनिक विल बी सेम एज स्ट्रोक। तो उसमें हम क्या कराएंगे, मैट एक्सरसाइजेस कराएंगे, फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे, ग्रेडेड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन कराएंगे, है ना, न्यूरो फैसिलिटेशन या इनहिबिशन कराएंगे, डिपेंडिंग कि पेशेंट स्पास्टिक है या फ्लैसिड है। रूट्स अप्रोच करा सकते हैं, बोबास ट्रेनिंग करा सकते हैं आप उसको। आपको बेड ट्रांसफर या व्हीलचेयर ट्रांसफर भी सिखाना पड़ेगा, व्हीलचेयर मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा। अब व्हीलचेयर चलानी है इसलिए अपर बॉडी की ट्रेनिंग भी आपको करानी पड़ेगी अगर पैराप्लीजिया है तो। ठीक है, गेट री एजुकेशन कराएंगे, ग्रेडेड एक्सरसाइज, फंक्शनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आप क्रॉनिकली उसको करवाते हैं। धीरे धीरे आपका गोल क्या रहेगा कि आप पेशेंट को बैक टू जितना ज़्यादा हो सके उसकी नॉर्मल लाइफ तक ले आ सकें, या जितना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप पेशेंट का इम्प्रूव कर सके उतना करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ और डिटेल से पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।